प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जैसे कि मेरे नियमित दर्शक जानते हैं कि मैं कुंडली विश्लेषण में सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पे पंचांग का अध्ययन करता हूं और व्यक्ति क्या कर रहा है, क्यों उसके जीवन में परेशानियां बन रही हैं, क्यों वो जो चाहता है वो प्राप्त करने में असफल या असहज महसूस कर रहा है काम करने में। इन सभी चीज़ों के पीछे हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इस बात को समझा और हमें समझाने की कोशिश की। हमारा धर्म बड़ा विशाल है, जहां आपको हर एक प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं, हर एक प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं। तो बात आती है कि ये कुंडली फाल्गुन माह में इनका जन्म होता है। ऐसे लोग इमोशनल होते हैं। जो भी व्यक्ति फाल्गुन माह में जन्मा होता है तो प्रत्येक एक बड़ी अद्भुत बात है कि तिथि वार नक्षत्र योग और करण ये पंचांग के 5 अवयव हैं और इनका प्रभाव व्यक्ति को बहुत ही संपूर्णतया विस्तार से प्रभावित करता है। कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि व्यक्ति की कुंडली में ग्रह तो यहाँ बैठा है, उसका परिणाम तो इस तरीके का मिलना चाहिए था, पर ये ऐसा कैसे मिल रहा है या ऐसा फल क्यों देखने में आ रहा है कि हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसका फलाफल उस व्यक्ति पे घटित नहीं हो रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शास्त्र में बात आई त्रुटि से लेकर के प्रलय तक की जहाँ गणना होती है वो ज्योतिष शास्त्र है। तो आपके प्रेडिक्शन में जहाँ त्रुटि मात्र भी अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई तो वो व्यक्ति के ऊपर से वो फलादेश गलत होगा या उसका जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो समुचित सही नहीं बैठेगा। तो फाल्गुन माह में जन्मे जो लोग होते हैं वो इमोशनल होते हैं। किसी भी चीज़ को पकड़ लेंगे तो उसमें से आगे बढ़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उत्तरायण में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं, सूर्य को छोड़ करके बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा, ये सारे ग्रह शुभ ग्रह होते हैं और उत्तरायण में इनका बलवान होता है, बढ़ता है या इनकी शुभता बढ़ जाती है। कहने का अर्थ ये है शिशिर ऋतु में इनका जन्म हुआ है। इस वजह से ऐसे लोगों के ऊपर से जीवन की जो पटरी होती है वो थोड़ी देर से एक्टिव होती है, या ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर शनिदेव का प्रभाव ज़्यादा सा होता है। इस कारण से व्यक्ति के जो यश, मान, प्रतिष्ठा, नाम रोशन करना, पिता के कार्य को आगे बढ़ाना, भाग्य का सुख प्राप्त करना, धर्म को स्वीकार करना, तो इन सभी चीज़ों में कई बार तो चलो अच्छी बात है, पर शनि के प्रभाव के आने के कारण उसके जो अपने काम होते हैं वो सब थोड़े बहुत विलंब से होते हैं, क्योंकि वस्तुतः शनि जो होते हैं वो मंद के कारक होते हैं। शनिवार को ही इनका जन्म होता है और इस कुंडली के लिए लग्नेश शनि ही होते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली बनी है, शनि लग्नेश होते हैं और भाव से वर्गोत्तम है। यहाँ तीसरे भाव में बैठे हैं, यहाँ भी तीसरे भाव में बैठे हैं। यहाँ वो 12वें भाव के स्वामी होते हैं, जबकि यहाँ वो 12वें भाव के स्वामी और लग्न के स्वामी भी होते हैं। लग्नेश होने के साथ साथ 12वें भाव के स्वामी होने के कारण उन्हें 12वें भाव के स्वामी होने का दोष भी लगेगा। लग्नेश तो चलो ठीक है, पर वही ग्रह चूंकि 12वें भाव का भी स्वामी हो रहा है, इस वजह से यहाँ वो दोष से युक्त भी होंगे। मतलब उसके कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे तो कुछ बुरे परिणाम भी मिलेंगे। तो बुरा परिणाम क्या हो सकता है कि व्यक्ति का काम देर से होगा, विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होगा, वो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रह सकता है, उसका अपना काम डिले होगा, वो उसका व्यक्तित्व, उसकी गंभीरता, उसका चिंतन, उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसकी धार्मिकता, उसकी जो प्रगल्भता होती है वो थोड़ी मंद सी, कम सी या कमजोर सी होती है। आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ के बात करते हैं तो शनिवार और इस कुंडली के लिए शनिदेव लग्नेश होकर के वर्गोत्तम है, और वर्गोत्तम है कैसे? भाव से। और वर्गोत्तम ग्रह बली हो जाता है, बलवान होगा तो देर से परिणाम करेगा। अब देर से इनके लिए
जो परेशानी है या इनको लेकर के जो माता पिता परेशान हो रहे हैं, वो हो सकता है कि थोड़े विलंब से इनके काम बने और विलंब से इनकी चिंता माता और पिता पर से खत्म हो, समाप्त हो, मतलब वक्त लेगी ये कुंडली। आगे बढ़ के बात करेंगे। कृष्ण पक्ष में इनका जन्म हुआ है, जहां व्यक्ति कई बार दूसरों की बात सुनता नहीं है या जिद करता है, या ऐसी स्थिति में कि पढ़ने में बहुत अच्छा है पर दिमाग सही जगह पे ना लगे, बाकी के जो अन्य भाई हैं या अन्य जो भाई बहन हैं उनकी प्रगति बाधित नहीं है, इनकी प्रगति कई बार बाधित हो रही है। उसका कारण क्योंकि 12वें भाव के स्वामी या 12वें भाव में सूर्य और बुध के बैठने के कारण व्यक्ति की बुद्धि या व्यक्ति का दिमाग या व्यक्ति का तर्क उस जगह पे नहीं जाता है जहां जाना चाहिए। और कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति बहुत समय तक अपने पिता के ऊपर आश्रित रहता है या संतान वगैरह की सुख की प्राप्ति होती रहती है। बुद्धि थोड़ी कभी कभी गर्माहट वाली होती है। चित्रा नक्षत्र में जन्मे हैं, विश्वकर्मा भगवान की पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के निर्माणकर्ता वस्तुतः तो ब्रह्मा जी हैं, पर उसके जो शिल्पकार हैं वो भगवान विश्वकर्मा हैं। इस वजह से इनको प्रत्येक मशीन की पूजा करनी चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। विश्वकर्मणे नमः इस मंत्र का जप या सदैव उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। अगर मंत्र जप सकते हैं तो ये जप लीजिए। इसके अतिरिक्त अपने घर को खूब अच्छे से सजा करके रखना चाहिए। गुलाब के पुष्प से, गेंदे के पुष्प से, चमेली के पुष्प से घर में बागीचा पुष्प की तैयार करिए। घर को सुगंधित सुवासित रखिए। गुग्गुल जलाइए, लोबान जलाइए, धूप जलाइए, अगरबत्ती जलाइए। घर को एकदम बिल्कुल शुद्ध, साफ और एकदम बिल्कुल स्वच्छ घर में निवास करना चाहिए। बिस्तर साफ हो, है ना, गंदगी से बिल्कुल ही दूर रहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कपड़े जो हैं वो साफ पहनने हैं, बाकी शरीर गंदा है, मैला नहीं रहना है। जितना साफ रहेंगे, जितना अपने आप को साफ रखेंगे, उतना ही ज़्यादा कुंडली को बल मिलेगा। चित्रा नक्षत्र अश्वगंध एक जड़ होती है, अश्वगंध जिसको बोलते हैं, उसकी जड़ अगर नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा, मेरे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो अश्वगंध की जड़ आपको अपने गले में धारण करना चाहिए और कम से कम जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे की सफाई खुद से करनी चाहिए, स्वयं से। शूल योग ये ठीक नहीं होता। शूल योग में जन्मे लोग जो होते हैं उनको चाहे वो कितनी भी प्रगति कर जाते हैं, पर फिर भी उनको हमेशा एक ऐसे कलेजे में फांस सी बनी रहती है। ओह रे मेरा ये नहीं हुआ, ओह रे मुझे ये करना था, ये नहीं हुआ। तो ऐसा भाव या ऐसी स्थिति जीवन में बनती रहती है, वो ये शूल योग के कारण होता है। वैश्य वर्ण और राक्षस गण का होगा व्यक्ति, इस वजह से कभी कभी कुछ भी खाओ, कैसे भी रहो, इमोशनल होकर के अपना काम आगे बढ़ाना, प्रैक्टिकल विजन थोड़ा कम होता है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पंचांग तो यहाँ तक ठीक है, जिसमें चंद्रमा बढ़िया बैठे हैं, वैश्य वर्ण है, ये भी संतुलन बना देता है। व्यक्ति का व्यवहार, वाणी, एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा बड़ी अच्छी होती है, पर माध्यमिक शिक्षा जा करके गड़बड़ा जाती है। साथ ही साथ मंगल तुला राशि में और शनि नीच राशि में। अब मैंने प्रायः ये बात देखी है कि जिस भी, अब कुंडली पे लेके आ गया मैं, तो जिस भी जातक की कुंडली में शनि और मंगल आमने सामने बैठ जाते हैं उसका जीवन बहुत सामान्य नहीं रहता। वहाँ पे असामान्यता देखने को मिल जाती है। सामान्यतः वहाँ पे थोड़ी डिले होती है चीज़ें, भाग्य का अवरोध मिलता है, भाग्य भाव में संघर्ष हो जाता है, या फिर जहाँ पे भी ये संबंध में मंगल तुला राशि के अच्छे नहीं होते। तुला राशि के मंगल व्यक्ति को अपने जिद या अपनी बात या अपने सिद्धांतों पे व्यक्ति को पालन करने में या उस पे चलने में दिक्कत होती है। ऐसी अवस्था में कई बार उसको बैलेंस बनाना पड़ता है, उसको किसी दूसरे के लिए काम करना पड़ता है और दूसरे के सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ता है, चाकरी करनी पड़ती है ना। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, खास करके तब जब लग्न पे आप जब इनकी कुंडली देखेंगे तो लग्न पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। कुंभ राशि के स्वामी लग्नेश नीच के हो गए हैं, सूर्य और बुध 12 में चले गए हैं, गुरु जो हैं वो अपनी राशि के बैठे हैं और राहु से दृष्ट हैं, अष्टम भाव में चंद्रमा चले गए हैं और केंद्र के 3 घर खाली हो गए हैं। एकादशवें भाव के स्वामी स्वग्रही है, इस वजह से पैतृक संपत्ति, पिता के बल पे, पिता की चिंता बढ़ाने वाला, या कई बार पिता के प्रभावों से अपने प्रभाव को विकसित करने वाला। जब वो व्यक्ति अपने बल पे कुछ करना चाहता है तो उसको दिक्कत होती है। इसका कारण 12वें भाव में सूर्य बुध केतु, 12वें भाव में ना सूर्य बुध बड़े मतलब अच्छे परिणाम नहीं करते। वहाँ पे आपको 12वें भाव में, जैसे वस्तुतः तो कहा गया है कि अष्टम भाव में सूर्य को दोष नहीं लगता, 12वें 6वें में दोष नहीं लगता,
पर क्या सामान्य बात ऐसी भी तो होती है कि ग्रह भाव से प्रभावित होता है। अब जितना अच्छा परिणाम सूर्य दशम स्थान में देंगे उतने तो अच्छे अष्टम और 12वें में नहीं देंगे। अगर अष्टम में बैठेंगे तो पिता को नारकीय बना देते हैं, पिता बुरा होता है, बर्ताव अच्छा नहीं होता, शराबी होता है। 12वें भाव में हो जाएं तो सूर्य और बुध, तो पिता भाव ये है, इनके स्वामी कहाँ बैठे? तुला में। तो मंगल जो पिता भाव के स्वामी हैं वो तुला में बैठ करके अपना प्रभाव कमजोर कर रहे हैं, और दरअसल उस पर शनि की दृष्टि जा रही है और एक दूसरे की राशि को देख रहे हैं। शनि अपनी उच्च की राशि से यहाँ देख रहे हैं और मंगल वहाँ अपनी राशि को देख रहे हैं। पर बात क्या आती है कि कुंभ लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव बड़े ही अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते हैं। उनकी मूल त्रिकोण राशि यहाँ तीसरे भाव में फंस जाती है और गौण राशि जन्म कुंडली के दशम स्थान में बनती है। साथ ही साथ 7 नंबर की राशि, विषम संख्या की राशि में बैठे हैं मंगल देव। तो जब 7 नंबर की राशि में मंगल देव बैठेंगे तो अब ये मंगल यहाँ मूल त्रिकोण राशि का फल न करके दशम स्थान का फल करेंगे और गौण राशि का फल करेंगे। इसका अर्थ होगा कि केंद्र त्रिकोण राजयोग तो आपको देखने में बन रहा है, पर ये राशि का सपोर्ट इसको नहीं मिल रहा है। ये अच्छी बात है कि मंगल के साथ जब कभी भी शुक्र का अंतर आएगा या शुक्र के साथ जब कभी भी मंगल का अंतर आएगा तो इन दोनों का ग्रह संबंध अच्छा है, या डिस्पोजिटर प्लैनेट मंगल जहां बैठे हैं इसका लग्न में बैठा है तो व्यक्ति को भाग्यशाली और धार्मिक पिता का सुख आशीर्वाद मिल जाता है। पर व्यक्ति जब अपने बल पे कुछ करना चाहता है तो उसको संशोधन करना पड़ता है। अपने बल पे जब कभी भी करना पड़ता है या करना चाहता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती या देर से काम करती है। पर यहाँ पे सूर्य और बुध और केतु, यहाँ पे अष्टम भाव में चंद्रमा व्यक्ति को कई बार घर परिवार में बहुत सारे लोगों को दवाइयों के क्षेत्र में काम करने वाला, मेडिकल सेक्टर में काम करने वाला, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करने वाला बना देते हैं। या ये भी व्यक्ति अगर उनसे जुड़ करके ऐसा कुछ काम करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। पर छठवें भाव अष्टम भाव में चंद्रमा व्यक्ति के रेगुलरिटी को प्रभावित करते हैं। उसके दिमाग, उसकी बुद्धि में चल रहे तर्क और बुद्धि को कई बार उसका मूर्त रूप व्यक्ति धारण नहीं कर पाता है। और 12वें भाव में सूर्य बुध, व्यक्ति का दिमाग वहां नहीं चल रहा है जहां चलना चाहिए। कई बार वो गलत जगह पे, डिस्ट्रैक्शन में, गलत मैत्री में, गलत लोगों में, स्वास्थ्य में परेशानी, मन बुद्धि चित्त स्थिर नहीं रहता, इस तरीके से परेशानी देखने को मिलती है। साथ ही साथ लग्न का जो मान बना है वो 17 अंश का बना है, शतभिखा नक्षत्र का लग्न बना है। इसे मैं कमजोर नहीं कहूंगा, पर शतभिखा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और ऐसे लोग कंफ्यूज होते हैं या उनके जीवन की जो पटरी होती है या जीवन का जो प्रगति पथ होता है वो देर से पटरी पे आता है। लग्न में शुक्र बैठे हैं, इस वजह से मैं इतनी बात तो गारंटी से कह सकता हूं कि व्यक्ति के पिता से व्यक्ति को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। पर बात कि जब वो अपने बल पे कुछ करने चले तो उसको परेशानी होती है। शतभिखा नक्षत्र का चौथा चरण का लग्न बना है। जरा गौर से देखेंगे तो शुक्र के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। शुक्र भी वर्गोत्तम हो रहे हैं। नवांश चक्र में जो ग्रह बैठा है वो शुक्र यहां बैठे हैं, शुक्र कुंभ राशि में ही बैठे हैं। शुक्र कुंभ राशि में, तो शुक्र वर्गोत्तम। मंगल यहां तुला के बैठे, नौमांश में जाकर के बैठ रहे हैं, कहां उच्च के हो जा रहे हैं। यहां शुक्र वर्गोत्तम हो गए और शनि वर्गोत्तम हो गए। शनि वर्गोत्तम हो गए भाव से और शुक्र वर्गोत्तम हो गए राशि से। इसका अर्थ होगा कि ये दोनों ही ग्रह अपनी दशाओं में बलवान ग्रह की भांति परिणाम करने वाले होंगे। पर बात समझने वाली ये है कि पीछे जो दशा बीती है वो व्यक्ति के ऊपर से राहु की दशा बीती है और अभी जो दशा बीत रही है वो गुरु की बीत रही है। गुरु इस कुंडली में मीन राशि में बैठे हैं, जबकि उनके ऊपर चंद्रमा जैसे ग्रह की दृष्टि है, पर राहु भी देख रहे हैं। उनके ठीक आगे नीच के शनि उनका मार्ग अवरुद्ध भी कर रहे हैं। हालांकि गुरु का संपूर्ण फल यानी कि पैतृक संपत्ति, पिता का कारोबार, इनिशियल एजुकेशन, बुद्धि, व्यवहार, सुंदरता, तर्क बल, धर्म, दान, पुण्य, पूजा, पाठ, मंत्र जप, ये सब ठीक रहेगा। पर कमजोरी कि उनके ठीक आगे जब शनि बैठ जाएंगे तो कई बार गुरु के मार्ग को प्रशस्त होने से रोकेंगे, जिसके कारण व्यक्ति देर से सफल होते देखा जाता है। पर इतनी बात मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति सफल तो जरूर हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पर गुरु की दशा में कई बार व्यक्ति के मन बुद्धि को भ्रमित होते हुए भी देखा जाता है। मन से, हृदय से, बुद्धि से, चित्त से, चंचलता से, या व्यक्ति के जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो तर्क बल है, जो डिप्लोमेसी है, जो इंटेलिजेंस है, जो ज्ञान का भाव है,
वो सब इसलिए कमज़ोर है या कमज़ोर हो सकता है क्योंकि सूर्य और बुध 12वें हैं और व्यक्ति का दर्शन बहुत बड़ा, कई बार इसका दृष्टिकोण वैसा होता है जहां हम समझ नहीं पाते हैं कि व्यक्ति के दिमाग में ऐसी कौन सी बात है जो चल रही है। क्लियर है? लग्न कुंडली में शुक्र का भाग्य भाव के स्वामी होकर के और चतुर्थेश होकर के लग्न में बैठना व्यक्ति माता की भांति या माता से नेचर लेने वाला इमोशनल होता है। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 4 अंश 39 कला पे बैठे हैं, जिन पे राहु और चंद्रमा जैसे ग्रहों की दृष्टि है। इस कारण से कई बार व्यक्ति यशस्वी तो है पर वो किसी काम का कई बार नहीं होता, या कई बार व्यक्ति जब चाहे कि हाँ ये काम कर लूँ तो उसमें उसको अवरोध भी प्राप्त होता है क्योंकि गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि है। इस कारण से ऐसा मैं समझ रहा हूँ। उस गुरु का संबंध जब राहु से हो जाएगा तो व्यक्ति के ऑप्टिमिस्टिक विचारधाराओं में या जो सकारात्मक विचारधारा सकारात्मक भाव बनते हैं उसमें वो कमजोरी देने लगते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति चाहे अपने लिए कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो परेशान देखते हुए देखा जाता है या रहते हुए देखा जाता है। तृतीय भाव में नीच के शनि है। हमारे पराक्रम का परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, हम पराक्रम सही दिशा में क्यों नहीं कर पा रहे, हमें पता है हमारी कमजोरी है पर हम उसको जड़ मूल से खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे पराक्रम का परिणाम देर से क्यों मिल रहा है, या हम बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे का 2 कारण, क्योंकि मंगल जो पराक्रम के कारक होते हैं वो तुला राशि में बैठ रहे हैं तो, और लेकिन उस भाव को देख रहे हैं तो घुमा करके परिणाम देंगे। आपके पराक्रम का जो परिणाम होगा वो एक ही बार में नहीं मिलेगा, वनिस्पत अब वो उलट करके घुमा करके देर से विलंब से मिलेगा। और चूंकि तीसरे भाव में शनि नीच के हो रहे हैं तो भाव कमजोर हो रहा है, पर एक बात जो अच्छी है कि भाव का स्वामी उसे देख रहा है। तीसरे भाव में लग्नेश बैठेंगे तो बड़े छोटे भाई बहनों का, अब ऐसी अवस्था में कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि व्यक्ति का जो व्यक्ति की जो अपनी प्रगति है वो उसको अपने आप को ना मिल करके उसके छोटे बड़े भाई बहनों को मिल जाती है, और इनके सद्भाग्य का जो प्रतिफल है या इनका जो पुण्य फल है वो इनके छोटे भाई बहनों को मिल रहा है। या ये कह सकते हैं कि इनके जो छोटे भाई बहन हैं या बड़े जो भाई बहन हैं उनकी प्रगति जो देखने को मिल रही है वो इनके कारण मिल रही है, इनके भाग्य का सुख, इनके पुण्य के बल पे उनको प्रगति मिल रही है। ऐसा ही होता है और इसी कारण से कई बार व्यक्ति दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाता है, जबकि अगर ग्रह यही शनि अगर यहीं बैठ जाते या यहाँ बैठ जाते तब ऐसी बात नहीं होती, फिर व्यक्ति का भाग्य अपने लिए उसके लिए चमत्कृत हो जाता या चमत्कार कर देता। पर चूंकि लग्न का अधिपति तीसरे भाव में छोटे भाई बहन के भाव में बैठा है, ऐसी अवस्था में मेरा भाग्य आपको कितना मिला, आपका भाग्य मुझे कितना मिल रहा है, इस सिद्धांत के आधार पे यहां लग्नेश को वर्गोत्तम और भाव के स्वामी होने के कारण बल तो मिल रहा है, वर्गोत्तम शनि तो बल तो मिल रहा है, भाव का स्वामी होने से और भाव को दृष्टि देख लेने से बल तो मिल रहा है, पर विलंब से, देर से, क्योंकि अब लग्नेश ही मेहनत कराने पे विवश होंगे। यह व्यक्ति इसलिए ही विवश होगा मेहनत करने के लिए क्योंकि उसकी कुंडली में लग्नेश की प्रवृत्ति मेहनती बना रही है। क्लियर हो गया तीसरा भाव। चौथा भाव जो है वो चतुर्थेश लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति को चाहे ना चाहे उसको उसकी संपत्ति मिल जाती है, उसको प्रेम मिल जाता है, अटेंशन मिल जाता है और वो सुख प्राप्त करने वाला होता है। आलस्य होता है, शनि नीच के आलसी बनाते हैं, उसको अपने कर्तव्यों का बोध नहीं रहता, वो अपने लिए काम नहीं कर पाता, दूसरे के लिए समय को नष्ट करने वाला होता है, गलत जगह पे मैत्री करने वाला, गलत चीज़ों के चपेट में आ जाने वाला, प्रवृत्ति को कमजोरी में रखने वाला, ऐसा बना देते हैं। चतुर्थ स्थान के स्वामी जब लग्न में बैठेंगे और उस पर जरा गौर से देखें तो किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, ऐसी अवस्था में हमें अपने प्रवृत्ति को बल देना है, हमें अच्छा बनना है, हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है, हमें बेहतर बनने की कोशिश करनी है। हम आलसी नहीं हो सकते, हम प्रमादी नहीं हो सकते, हम गलत जगह पे अपना तर्क लगा नहीं सकते, हम अपने माता पिता के संस्कारों और उनके द्वारा दी गई तालीम की सुरक्षा कर सकते हैं, हम बेहतर बन सकते हैं। चूंकि हमारी कुंडली में शनि नीच के हैं, मंगल तुला के हैं, शुक्र लग्न में बैठ करके हमें भोगी और कामी प्रवृत्ति का बना रहा है
और मंगल तुला के हमारे निर्णयों को गलत साबित कर रहे हैं, हमारी एनर्जी को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। शनि नीच के हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को कमज़ोर कर रहा है, हमारी प्रवृत्ति को कमज़ोर कर रहा है। इस वजह से हमें सबसे ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता होगी। हमारा मन बिल्कुल शांत और ठीक होना चाहिए, जो कि है। गुरु ठीक है, शुक्र लग्न में बैठे हैं। शुक्रो 10 सहस्त्राणी बुद्धो 10 शतानी च, 10,000 दोषों का समन लग्न में बैठे शुक्र कर देते हैं। लेकिन बुध 12 में और सूर्य 12 में व्यक्ति के कारण पिता चिंतित, क्योंकि पिता भाव के ठीक तीसरे भाव में सूर्य बुध और केतु बैठे हैं। तो पिता का जो बुद्धि है, पिता का जो बहुत सारा अटेंशन है, वो व्यय में चला जा रहा है इस बच्चे के कारण। यह चाहे जितनी चिंता कर रहे हैं, वो चिंता कई बार जायज़ है, क्योंकि ग्रह के प्रभावों में कमजोरी देखने को मिल रही है। हमें हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की आवश्यकता है। हमारा कम्युनिकेशन बेटर हो। हम घूम करके क्यों परिणाम प्राप्त करेंगे, हम घूम करके क्यों मेहनत करेंगे, डायरेक्ट हम मेहनत क्यों नहीं करेंगे, हम समय का नष्ट करके क्यों अपने पराक्रम को प्राप्त करेंगे, हम तुरंत ही मेहनत पे क्यों नहीं आ सकते, हम सही लोगों से मैत्री क्यों नहीं कर सकते। 12वें भाव में सूर्य बुध केतु बड़ा भयंकर दोष लगा देते हैं, इसे अच्छा नहीं कहा जाता। खास करके जब 12वें भाव पे, इस भाव पे शनि की भी दृष्टि जा रही है, मंगल की भी दृष्टि जा रही है, तो शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, राहु केतु का प्रभाव, तो एक तरीके से आपकी कुंडली का जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भाव है, या सबसे ज़्यादा जहाँ पे एनर्जी जा रही है, वो शनि मंगल राहु केतु सूर्य बुध के कारण 12वें भाव पे जा रही है, जो कभी कभी देर से एक्टिव होगा, आपको कई बार गलत मैत्री में ले जाए, नशा के चपेट में ले जाए, गलत लोगों की संगति में ले जाए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की आवश्यकता। हालांकि शनि और मंगल की जो दोनों दृष्टियां जा रही हैं, वो दोनों ही अच्छी हैं, तो देर से अपना वो व्यक्ति को देर से पटरी पे लेके आती हैं। व्यक्ति को जब नष्ट हो जाती हैं चीज़ें, समय का नुकसान हो जाता है, तब उसको पता चलता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा मतलब पश्चाताप की अग्नि में जलने वाली कुंडली ये बन सकती है। पंचमेश का 12वें जाना एजुकेशन में बाधाएं देते हैं, पेट से संबंधित समस्या देते हैं, नेत्र से संबंधित समस्या देते हैं, चमड़ी से संबंधित समस्या देते हैं, स्किन डिजीज होता है। इतना ही नहीं, नेत्र में कई बार लगातार पानी आना, आंखों से पानी टपकना, इस तरीके का, हाथ पैरों से पसीना चलना, जल्दी से कपकपी हो जाए, कांपने लगना, क्रोध आए तो बेचैन हो जाए, ऐसा भाव देते हैं। पंचम भाव के अधिपति पे सूर्य के प्रभाव होने से संततिवान तो व्यक्ति हो जाता है, पर कई बार एक संततिवान होता है। पंचमेश के 12वें भाव में जाने से, राहु केतु के संपर्क में आने से पढ़ाई में बाधाएं आती हैं, परिणाम देर से मिलता है, और कई बार व्यक्ति का यश, व्यक्ति की कीर्ति, व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति का पद, संतान का प्रेम, माता पिता का प्रेम, ये उनसे दूर जाता है, और जितना अट्रैक्टिव होना चाहिए उतना वो अट्रैक्टिव हो नहीं पाता है। तो बैंकिंग और दवाइयाँ, मेडिकल और इंजीनियरिंग, ये क्षेत्र इस कुंडली के लिए ठीक है। पिता के कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भी ठीक है। माता का पक्ष बहुत अच्छा है, तो मामा मामी के साथ जुड़ करके अगर कोई काम करना हो तो वो भी ठीक है, ये भी कर सकते हैं। 6वें भाव तक हमारी चर्चा चल रही है। 6ठम भाव के स्वामी का विपरीत राजयोग बनाना। हालांकि चंद्रमा और सूर्य विपरीत राजयोग बनाते नहीं हैं, पर फिर भी यहाँ पे 6वें भाव के स्वामी होकर के कन्या राशि का निर्माण करना, और इस भाव के स्वामी मकर राशि में बैठे हैं, जहाँ के अधिपति शनि नीच के हैं। तो जब आप संबंध बनाएंगे त्रिकोणात्मक, तो चंद्रमा जिस राशि में बैठे, उस भाव के स्वामी 5वें तो बैठे हैं, पर मकर राशि में बैठे हैं 12वें। इस वजह से चंद्रमा के पास बल कम होगा। इस वजह से राशि जो व्यक्तित्व का निर्धारण करती है, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है, व्यक्ति के कंसंट्रेशन को आगे बढ़ाती है, स्वभाव, चिंतन, मनन, रिसर्च, गहराइयों को समझने से बाज ना आना, इन सभी चीज़ों में कई बार मन एकाग्र नहीं हो पाता। और चंद्रमा से बुध का पंचम भाव में जाना व्यक्ति को एक तरफा सोचने वाला या टिक करके सोचने वाला बना देते हैं। लेकिन इस बात में उसमें कमजोरी हो जाती है कि जहां सोचना है व्यक्ति वहीं सोच रहा है क्या। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमें ये बात पता चलती है कि नहीं, कई बार व्यक्ति वहां सोच रहा है जहां उसे सोचना नहीं चाहिए। इमोशनली कनेक्ट करके आप अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये चंद्रमा और बुध के आपस के संबंध ही बताते हैं कुंडली में। अगर चंद्रमा से बुध चौथे या 10वें बैठे हैं तो व्यक्ति उदार चरित्र के साथ,
उदारता के साथ सब कुछ सोच रहा है और उसके दिमाग में सारी चीज़ें जा रही हैं। लेकिन चंद्रमा से बुध जब पंचम भाव में जाएंगे और वो भी 12 में जाएंगे, दोनों एक दूसरे से नवम पंचम में बैठे हैं, ये अच्छी बात है, पर दोनों ही अष्टम और 12 में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के निर्णय में चपलता, चंचलता और कई बार इमोशनल एक अटैचमेंट देखने को मिल रहा है, जहाँ वो अपने ही ऊर्जा का दूसरों के कामों में या दूसरों के लिए तो इस्तेमाल कर रहा है, पर अपने लिए थोड़ा कम। दूसरी बात कि इसी चंद्रमा का कनेक्शन जब हम शनि से बनाते हैं तो चंद्रमा जिस राशि में बैठे उसका अधिपति 12 में विपरीत राजयोग, और जहां बुध बैठे हैं उस भाव का स्वामी नीच का है। और चंद्रमा से शनि 8वें घर में व्यक्ति को उदास, हताश, निराश ऐसा भी बनाते हैं। हालांकि व्यक्ति के पास आयु बड़ी अच्छी हो जाती है, पर चंद्रमा से अष्टम भाव में शनि जब जाते हैं तो व्यक्ति को कई बार संतान से समस्या देने लगते हैं, कई बार कम पैसों पे मेहनत करनी पड़ती है, पिता के प्रभावों में कमजोरी होती है। इतना ही नहीं, कई बार उसके रखे हुए संपत्ति को या रखे हुए संपत्ति पे उसे जीवन बिताना भी पड़ता है। इसका अर्थ होगा कि जब कभी भी चंद्रमा में शनि का अंतर आए तो हमें अपने पैतृक संपत्ति की सुरक्षा कई गुना ज़्यादा बढ़ानी चाहिए और अपने आप को उदार बनाना चाहिए, अपने व्यक्तित्व पे काम करना चाहिए। ऐसा वहीं बात करते हैं चंद्रमा पे मैंने बात की, सप्तम भाव के अधिपति सूर्य बनते हैं, वो 12 में हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कई बार विवाह, दाम्पत्य आदि में दिक्कत होती है, क्योंकि वस्तुतः सप्तम भाव के स्वामी जो सूर्य बने हैं वो 12 में हैं, मंगल से दृष्ट हैं, शनि से दृष्ट हैं, और इस भाव पे शुक्र की दृष्टि जा रही है जो इस कुंडली का भाग्येश है। तो पत्नी धर्म से तो ठीक है, पर वहाँ पे सप्तमेश का 12 में जाना पत्नी के भाग्य से कम सुखी, पत्नी के प्रभाव में कमजोरी, संतान में दिक्कत और कई बार दवाइयों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। कई बार वहाँ मतभेद और पत्नी को लंबी बीमारी आदि के प्रभावों से भी देखा जाता है। आगे बात करेंगे, अष्टम भाव के चंद्रमा कन्या राशि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और अब जब ध्यान से समझेंगे तो 6वें भाव के स्वामी 8वें में, 8वें भाव के स्वामी 12वें में, और 12वें भाव के स्वामी तीसरे में। और बड़ी समस्या क्या है कि इन भावों के स्वामी का इन भावों में ही बैठ जाना कई बार कमजोरी भी देता है। तो अष्टम भाव में कम से कम चंद्रमा को नहीं बैठना चाहिए था, या अगर यहाँ बैठ जाते, यहीं बैठ जाते या यहीं बैठ जाते तो अच्छा होता, यहीं बैठ जाते तो अच्छा होता, क्योंकि 6वें भाव के स्वामी का दशम स्थान में या नवम स्थान में बैठना उतना भी बुरा परिणाम नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे मन के कारण, माता के कारण, साहस, बल, बुद्धि, पिता के कारण, पिता के प्रभावों के कारण, मित्रों के कारण, माता, इन सभी चीज़ों के कारण व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता रहता है और कई बार वो परेशानी देते हैं। नवम भाव में तुला राशि बनी है, व्यक्ति को व्यापार में जाते हुए भी देखा जा रहा है। अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उसको कई बार थोड़ी मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ती है। उस मंगल की दृष्टि सूर्य और बुध पे है, जहाँ व्यक्ति क्रिएटिव तो है पर उसका सफल लाभ मिले तब तो क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में, सूर्य बुध 12 में, शनि नीच के, ये सब कारण बन रहे हैं। दशम भाव के स्वामी का जन्म कुंडली में नवम में बैठना, ये केंद्र त्रिकोण का योग लगा रहा है, पर कुंभ लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव तो अच्छे होते हैं पर मंगल उतने अच्छे होते नहीं। इस कुंडली में शनि का मंगल को देखना ना इस कुंडली को सबसे ज़्यादा डिप्रेस कर रहा है, ये ठीक नहीं होता। एकादशवें भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाना ये महाधनी योग बनाएगा, लाभकारी योग, जो गुरु की दशा में शुक्र 2030, 32, 33, 34 ये तक दशाएं ठीक रहेंगी। एक और दशा जो अच्छी जाएगी वो 2026 के दिसंबर से अच्छी जाएगी। एक और दशा जो अभी ठीक जा सकती है वो 2024 के 5वें महीने से, अभी भी कोई दशा खराब नहीं आई है, लेकिन इस दशा काल में थोड़े व्यय ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर सामान्यतया कई बार पिता के धन की हानि होती है इस दशा काल में गुरु में शनि, क्योंकि गुरु की दशा को जब आप लग्न बनाएंगे तो गुरु से ठीक दूसरे घर में ही शनि जाएंगे जो पैतृक संपत्ति में नीच के बैठे हैं। इस वजह से कई बार व्यवहार और व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से वंचित होते देखा जाता है, या कर्तव्यों के पथ से उसे भटकते हुए भी देखा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और 12वें भाव में सूर्य बुध तो अच्छे होते नहीं हैं। अब मैं यहाँ पे सीधा आप लोगों को दशमांसा चक्र पे लेके आता हूँ, जहाँ चतुर्थ स्थान के अधिपति लग्न में 12वें केतु, शनि और बुध एक साथ, दशम स्थान में उच्च के सूर्य, मंगल उच्च के, गुरु अपनी राशि में। इसका अर्थ मैं एक कह सकता हूँ कि दशमांसा कुंडली के जो कारक ग्रह हैं वो गुरु बनते हैं और मंगल बनते हैं,
तो मंगल भी उच्च के हैं और गुरु भी अपनी राशि के हैं। और इस कुंडली के लिए जो धन भाव के स्वामी है वो भी उच्च के हैं, सूर्य के। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के अगर कुछ काम करना चाहे तो 100% कर सकता है। अपने जन्म स्थान से दूर जाना और व्यापार या कोई ऐसा संबंधी हो जो बाहर रहता हो, वहाँ जा कर के अगर कारोबार करे तो ज़्यादा सफल होगा। टेक्निकल क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में अगर काम करें, दवाइयों के क्षेत्र में काम करें, रासायनिक क्षेत्रों में काम करें, इसके साथ साथ फर्नीचर के क्षेत्र में काम करें तो भी बहुत अच्छी सफलता इस कुंडली को मिल सकती है। वैसे मंगल के उच्च के होने के कारण, चंद्रमा के साथ मंगल के बैठने के कारण, अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि के कारण व्यक्ति आगे अपने कर्म क्षेत्र के बल पे गुरु के बाद शनि की दशा तक, हालांकि गुरु की दशा अभी सपोर्ट करेगी, पर 2035 के नवंबर से लेकर के 2038 के अप्रैल तक की जो दशा रहेगी वो काफ़ी टफ बीतेगी। उसके बाद जो शनि की दशा आएगी उसमें व्यक्ति को थोड़ी बहुत सहूलियत मिल जाएगी, क्योंकि ग्रह ठीक ठाक बैठ रहा है। लग्न में, नवमांसा में वर्गोत्तम होने से, दशमांसा चक्र में भी वृषभ राशि में बैठ करके अष्टम भाव को देखने से, उच्च के मंगल, उच्च के सूर्य, शुक्र का लग्न में बैठना लाभेश होकर के, और लग्नेश का जन्म कुंडली में लग्न को देखना, मैं तो ये बात कहूंगा कि नवमांस चक्र और दशमांसा चक्र और लग्न चक्र में जब आप तीनों की तुलना करते हैं तो दशमांसा चक्र आपकी कुंडली का ज़्यादा बेहतर बना है। और मैं तो ये बात भी कहता हूँ कि मंगल और चंद्रमा दशम और लग्न के स्वामी हैं। चंद्रमा और मंगल इस कुंडली के कारक ग्रह मंगल होते हैं, वो दोनों एक साथ बैठे हैं। जब तक व्यक्ति व्यापार या साइड बिजनेस नहीं करेगा तब तक सफल नहीं होगा, गारंटी लिख के दे सकता हूं। ठीक है, आगे बढ़ के बात करते हैं। गुरु और राहु का 6वें भाव में बैठना ये व्यक्ति के साहस, बल और पराक्रम में वृद्धि करेगा। व्यक्ति हार मानने वालों में से नहीं है। एकादशवें भाव में शनि और बुध तकनीक को समझना, चीज़ों को समझना, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को समझना और साथ ही साथ उसके प्रति एक समझदार रवैया, इन सभी चीज़ों में दशमांसा चक्र मजबूत बना हुआ है। नवमांसा चक्र तो फिर भी उतना मजबूत नहीं है, लग्न चक्र तो उतना फिर भी एनर्जेटिक नहीं है, पर दशमांसा चक्र के आधार पे मैं ये बात का प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि दशमांसा चक्र बहुत अच्छा बना है और व्यक्ति का करियर ब्राइट होगा। पर हो सकता है कि गुरु की दशा लगभग मध्य बीतने के बाद, जैसे कि अभी 2029 आए, 30 आए, 32 आए, इन सभी दशाओं में व्यक्ति को ज़्यादा सफलता मिलते दिख रही है। एक बात और भी है, चंद्रमा जो बैठे हैं वो चित्रा नक्षत्र के बैठे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति 27वें वर्ष के बाद ही अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ पाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के जीवन में कई बार दूसरे लोगों से उसका काम आरंभ होता है, पर बाद में चल करके वो स्वतंत्र व्यापार करता है या स्वतंत्र कारोबार करते देखा जाता है या स्वतंत्र मानसिकता के साथ काम करना चाहता है। नीच के शनि व्यक्ति को कर्तव्य पथ का बोध बहुत देर से या विलंब से कराते हैं, जहां उसको जो उसकी निर्णय की क्षमता होती है, जो उसका काम पक्ष होता है, जो उसका धर्म पक्ष होता है, वो कई बार कमज़ोर होता है आरंभ में, पर बाद में चल करके चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कुछ भी शुभ कार्य करना हो, बाहर जाना हो, नौकरी बदलनी हो, व्यापार करना हो, तो सूर्य और शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपने आप को और भी ज़्यादा कम्युनिकेटिव बनाना है, अकेले नहीं रहना है, लोगों के बीच रहना है और उदार बनना है। यहाँ मंगल कई बार व्यक्ति को कट्टर बना देते हैं, ऐसा ना हो, क्योंकि मंगल तुला के अच्छे नहीं माने जाते। उनके ठीक पीछे चंद्रमा, चंद्रमा के ठीक आगे मंगल, ये वाणी में कठोरता देने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति कई बार सत्य बोल करके दुश्मन बना लेता है, ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त मैं बात करूँ तो अभी के हिसाब से अगर हो सके तो सफ़ेद पुखराज धारण कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस कुंडली के लिए नीली भी धारण किया जा सकता है। सफ़ेद पुखराज अभी तुरंत सबसे ज़्यादा फायदा करेगा। मीन राशि मीन लग्न, कुंभ राशि कुंभ लग्न, मेष राशि मेष लग्न और कन्या राशि कन्या लग्न, इन जातिका से, इस राशि और इस लग्न की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। जबकि इस कुंडली में विवाह बहुत संतुलित हो तो ज़्यादा अच्छा है। मंगलिक तो वैसे नहीं है, पर कुंडली द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं, संबंधों की ऊंचाई बहुत अच्छी देख रहा हूं, क्योंकि नवमांस चक्र में भी द्वितीय भाव के स्वामी उच्च के वापस उसको देख रहे हैं। इस भाव का संबंध हमेशा ही द्वितीय भाव से बन रहा है। लाभ का संबंध द्वितीय से बना, धन का संबंध लाभ से बना। इस भाव का संबंध देखिए दशम स्थान से बन रहा है। इस भाव के दशम स्थान में शनि और बुध बैठे हैं और ये जो स्थिति बन रही है, व्यक्ति के जीवन में धन, पैतृक संपत्ति, लाभ, बड़े छोटे भाई बहनों का सुख मिल रहा है, लेकिन इनके ही भाग्य से बड़े छोटे भाई बहनों का लाभ भी बढ़ रहा है। क्लियर है? इतनी बात मैंने बताई। बल हमें देना होगा नियम से जागना, नियम से सोना, सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करना, क्योंकि वो पर्यावरण के मालिक हैं, वो किसी एक के नहीं हैं, वो सबके हैं। सूर्य नारायण जो हैं
वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबके हैं पारसी, क्योंकि उनसे सबको कुछ न कुछ मिल रहा है और बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इस वजह से इस कुंडली को अगर बलवान बनाना है, अगर एनर्जी का फ्लो अच्छा रखना चाहते हैं, तो कुछ भी मान करके हमें सूर्य के प्रति साकार स्वरूप समझ करके, उनको आप जो कुछ भी समझ करके उनके प्रति आभार व्यक्त करिए, उन्हें प्रणाम करिए और उनको मान करके उनके प्रति अपनी दिनचर्या को संचित करें, शुद्ध करें, व्यवहारकृत करें। अगर इस कुंडली को बेहतर बनाना होगा तो निश्चित रूप से हमें सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक करना होगा। उसके साथ चतुर्थ स्थान यानी कि माता के साथ संबंधों को बहुत बेहतर बनाना होगा। घर की सफाई, घर की सुरक्षा, रंग रोगन, इत्र आदि का इस्तेमाल। मंगल यहाँ बैठे हैं, धर्म को समझना होगा, वास्तुतः धर्म के असली अर्थ को समझना होगा। मन बुद्धि चित्त को अव्यवहारिक नहीं बनाना होगा। मित्रों से सावधानी बरतनी होगी, गलत मैत्री का योग इस कुंडली में ज़्यादा है। नशा आदि के चपेट से बचना होगा। पराक्रम से जी न चुराइए, खूब मेहनत करिए, क्योंकि अभी दशा आपको मेहनत करने वाली ही मिली है। मेहनत करेंगे तो ये गुरु जाते जाते आपको अच्छा परिणाम देके जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी गुरु ठीक बैठ रहे हैं, यहाँ मीन के बैठे हैं, यहाँ सिंह के बैठे हैं, यहाँ अपनी राशि में, यहाँ मित्र की राशि में, और यहाँ तो अपनी राशि में और भी हो जा रहे हैं। यहाँ चंद्र मंगल का एक साथ बैठना। एक बात और बताता हूँ, यहाँ जो चंद्रमा और मंगल बैठे हैं वो व्यक्ति को ना बहुत ज़्यादा सीरियस बनाते नहीं हैं, तो व्यक्ति कई बार अपनी कमजोरी और अपनी वास्तविक आवश्यकता को समझ नहीं पाता है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम बनाया था चंद्रमा और मंगल के बारे में, जिसमें उसके कुछ अच्छे परिणाम बताए थे, पर उसके नेगेटिव परिणाम बड़े ही बुरे होते हैं। माता पिता, दाम्पत्य, व्यापार, दिनचर्या, घर में कलह का वातावरण बनाना, या यहाँ व्यक्ति जीवन भर किसी के पीछे पीछे घूमता रहता है, अपनी वास्तविक एनर्जी को समझ नहीं पाता है। तो अगर कारोबार में जो कभी यहाँ गड़बड़ी दिखाई दे रही है या व्यक्ति की प्रोग्रेस उतनी नहीं दिखाई दे रही है, उसके पीछे दो कारण हैं। शनि और मंगल का एक दूसरे को देखना और सप्तम स्थान में चंद्रमा और मंगल का एक साथ बैठना। ऐसी अवस्था में व्यक्ति चाहे जो कुछ भी करना चाहता है, उसकी एनर्जी का फ्लो देर से होता है, एक्टिव नहीं होता, या उसको समझने में, अपनी वास्तविक एनर्जी को समझने में उससे भूल या चूक हो जाती है। बहुत सावधानी से समझना होगा। किसी भी मंदिर का दर्शन, मज़ार का दर्शन हो सके तो करें। 5 वक्त का नमाज निश्चित रूप से अदा करें। अपने धर्म के प्रति कृतज्ञ होना सबसे अच्छी बात होती है, चाहे वो कोई भी हो, है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जहाँ हैं वो उसमें उसके प्रति आपकी कृतज्ञता कितनी अच्छी है, ये आप स्वयं से जान सकते हैं। गुरु धर्म होते हैं, आपकी कुंडली में वो बढ़िया बैठे हैं। शुक्र सांसारिक भोग होते हैं, आपकी कुंडली के लग्न में बैठे हैं। लग्न में शुक्र, मैंने जैसे पूर्व में बताया, 10,000 दोषों का शमन कर देते हैं। कमजोरी इस कुंडली में क्या रही? चंद्रमा अष्टम में, शनि और मंगल का एक दूसरे को देखना, जहाँ व्यक्ति पत्नी कई बार सुंदर मिले नहीं, कई बार घर में विपरीत परिस्थितियां बनती हैं, एक आमदनी पे बहुत सारे लोगों का भार वहन होता है, बहुत सारे लोगों का खर्च उसी आमदनी से जनरेट होता है। कई बार परिवार में इस तरीके से विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता रहता है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तुरंत ही जीवन को सकारात्मक मान करके, सकारात्मक व्यवहार के साथ, श्रेष्ठ पराक्रम के द्वारा अपने आप को सिद्ध करना होगा। तीसरा भाव नीच का है, तीसरे भाव के अधिपति का नीच भंग नहीं हुआ है। मंगल की दृष्टि कोई सामान्य परिणाम ही करेगी, दृष्टि नीच भंग नहीं करेगी, मैं वैसे जैसा कह रहा हूं, क्योंकि ये खुद ही अच्छे नहीं बैठे हैं। हाँ, इस वजह से शनि को बल मिलेगा क्योंकि मंगल उनको देख रहे हैं और अपनी राशि को देख रहे हैं। शनि अपनी दृष्टि से इस भाव को सुरक्षित कर रहे हैं, पर पंचम भाव पे शनि की दृष्टि और पंचमेश का 12वें भाव में जाना, राहु केतु के प्रभाव में जाना, पंचम के वस्तुतः जो स्वामी ग्रह होते हैं सूर्य, उनका 12वें जाना, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रेम, दाम्पत्य, विवाह, संतान, क्रिएटिविटी, बुद्धि, विद्या, विवेक, इन सभी चीजों में कमजोरी दे देते हैं। तो ऐसा ना हो, इस वजह से हमें एक्टिव रहना होगा। क्लियर है? भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख इस कुंडली में अच्छा है, क्योंकि चतुर्थ स्थान से मंगल और शनि का संबंध बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि इसके ठीक पीछे शनि बैठे हैं और इस भाव पे मंगल की 8वीं दृष्टि जा रही है। इस भाव का स्वामी लग्न में ही बैठा है। गुरु धन और पैतृक संपत्ति, वाणी, व्यवहार आदि इन सभी चीजों के कारक होते हैं। वो अकेले बैठे हैं, फिर भी मैं उसे अच्छा ही कहूंगा, बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि हर जगह वो कम से कम अच्छे भाव के अधिपति बन रहे हैं। यहाँ पे तो अच्छे भाव के अधिपति नहीं है, पर धन भाव के स्वामी हैं, लाभ के अधिपति हैं, तो मिल रहा है। यहाँ भी जातक को एनर्जी दे रहे हैं। संतान का सुख, दाम्पत्य का सुख बहुत अच्छा बन रहा है। विवाह टूटने वूटने का योग नहीं बन रहा है। इस वजह से हमें पूर्णतया श्रेष्ठ बनने के पीछे जाना चाहिए। क्लियर है?
कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। नक्षत्र के आधार पर बात बता दूं तो आपको अश्विनी नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद, चित्रा और ये सब नक्षत्र अच्छे रहेंगे। दिन के हिसाब से शुक्रवार और शनिवार का दिन अच्छा रहेगा। मांसाहार का त्याग सामान्यतया कर दें तो ही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सूर्य इस कुंडली में 12वें जा रहे हैं। 12वें के सूर्य और दूसरे भाव के सूर्य व्यक्ति को चरित्र चिंतन में गड़बड़ी पैदा करते हैं, कई बार उसे अव्यवहारिक भी बना देते हैं। ऐसी स्थिति है। इसके अतिरिक्त शनि की दशा इस कुंडली में अच्छी जाएगी। गुरु की दशा में 2030 के फरवरी से और भी ज़्यादा अच्छी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।